हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन कंपटीशन क्लासेज खानपुर में। तो आज हम अगली क्लास स्टार्ट करते हैं। उसमें पढ़ेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। तो देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण मुख्य रूप से देखें तो व्यंजनों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जा सकता है। तो व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से करते हैं? दो प्रकार से। पहला है उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण तीन प्रकार से करते हैं। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण तीन प्रकार से किया जाता है। पहला है जिह्वा व अन्य अवयवों के अवरोध के आधार पर। जिह्वा व अन्य अवयवों के अवरोध के आधार पर व्यंजनों के वर्गीकरण की बात करें तो 8 प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है, वो विस्तार से पढ़ेंगे। फिर इसी का दूसरा भेद है प्राणवायु के आधार पर। प्राणवायु के आधार पर बात करें तो व्यंजनों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है, वो है अल्प प्राण और महाप्राण। फिर इसी का तीसरा भेद है स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। कौन सा भेद है? स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर बात करें तो व्यंजनों का वर्गीकरण भी दो प्रकार से किया जाता है, जैसे घोष और अघोष। फिर इसी का व्यंजनों का वर्गीकरण मुख्य रूप से दो प्रकार से किया, एक है उच्चारण प्रयत्न के आधार पर और दूसरा है उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर देखें तो व्यंजनों का वर्गीकरण 11 प्रकार से करते हैं। इनके 11 भेद होते हैं। फिर बात करेंगे जिह्वा व अन्य अवयवों के आधार पर। इनके 8 भेद है। स्पर्शी, स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, उच्छिप्त है और नासिक वर्ण है, संघर्षहीन है, प्रकंपित है, पार्श्विक वर्ण है। इनके 8 भेदों को देखेंगे। फिर उच्चारण स्थान के आधार पर भी 11 भेद है, इनको भी देख लेते हैं कौन कौन से है वो। कंठ, तालु, मूर्धा। चौथा है दंत। अगला है ओष्ठ है। फिर है नासिका। फिर है दंतोष्ठ, दांत और ओष्ठ। फिर है 8वां भेद कंठ और ओष्ठ। फिर
9वां भेद है कंठ और तालु। अगला है काकल्य और एक भेद है अलिहजीवा। अलिहजीवा। तो इस प्रकार से उच्चारण स्थान के आधार पर देखें तो 11 है और उच्चारण प्रयत्न के आधार पर देखें तो 3 भेद है। उच्चारण प्रयत्न और उच्चारण स्थान में थोड़ा सा अंतर है। उच्चारण प्रयत्न में तो जो उच्चारण में लगा समय उसके आधार पर पढ़ेंगे, और उच्चारण स्थान जिन वर्णों का उच्चारण स्थान उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है तो उनके आधार पर पढ़ेंगे। फिर नंबर 1 लेते हैं जिह्वा व अन्य अवयवों के अवरोध के आधार पर। नंबर 1 है जिह्वा व अन्य अवरोध के आधार पर। कितने भेद है व्यंजनों के? 8 भेद है। नंबर 1 है स्पर्शी। स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन की बात करें तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में अनेक उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है उन्हें स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। जैसे के, खे, गे, घे, टे, ठे, डे, ढे, ते, थे, दे, धे, पे, फे, बे, भे। तो स्पर्शी वर्णों की बात करें तो ये टोटल कितने होते हैं? 16। इसमें च वर्ग को छोड़ दिया जाता है और पंचम वर्णों को छोड़ दिया जाता है। अगर च वर्ग को और पंचम वर्णों को काउंट करें तो वो स्पर्श वर्ण बन जाते हैं। इस प्रकार से इसका दूसरा भेद है संघर्षी। संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनमें अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है और ऊष्मा घर्षण या संघर्ष के साथ में बाहर निकलती है, उन्हें बोलते हैं संघर्षी वर्ण। और 2 उच्चारण स्थान इतनी निकटता पर आ जाते कि वायु गर्म होकर बाहर निकलती है, वो है से है। तो ये संघर्षी वर्णों को ही बोलते हैं ऊष्म वर्ण। और क्या है इनका नाम? इनको ही क्या बोलते हैं? ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण भी इन्हें कहते हैं। फिर बात करें अगला तीसरा भेद है स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी की बात करें तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है उन्हें स्पर्श संघर्षी वर्ण बोलते हैं, जो निम्न है च, छ, ज, झ। ये 4 वर्णों को बोलते हैं स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी ने इसलिए बोलते हैं इनमें अपेक्षाकृत और अधिक वर्णों से इनमें ज़्यादा समय लगता है। फिर बात करते हैं नासिक वर्णों की। नासिक व्यंजन। नासिक व्यंजनों की बात करें जिनमें हवा का प्रमुख वेग नाक से निकलता है, केवल और केवल नाक से उच्चारित होने वाली ध्वनियों को क्या बोलते हैं? नासिक वर्ण। जो भी प्रत्येक वर्ग के वर्ग कितने हैं? 5। तो प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्णों को ही क्या बोलते हैं? नासिक वर्ण। जैसे डे, ञ, ण, न,
में। तो इन वर्णों का उच्चारण नाक से होता है। फिर बात करते हैं, पांचवा भेद है उच्छिप्त वर्ण। उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ। उच्छिप्त का अर्थ क्या है? उच्छिप्त का अर्थ है फेंका हुआ। उच्छिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ। इसमें जीवा ऐसा महसूस कराती है कि इन वर्णों को फेंक रही हो। जैसे डे, ढे। इन वर्णों को बोलते समय हमें जीवा ऐसा महसूस कराती है कि इनको फेंक रही हो। और इनको दूसरा नाम है इनका ताड़न जात, ताड़न जात और द्विगुणी या द्विस्पृष्ट वर्ण भी बोलते हैं। द्विस्पृष्ट वर्ण भी इन्हें कहते हैं। तो उच्छिप्त के तीन नाम हो जाते हैं, उच्छिप्त वर्ण, ताड़न जात, द्विगुणी, द्विस्पृष्ट। ये दो है, डे और ढे। इनका शब्द में प्रारंभ में प्रयोग नहीं होता। फिर आगे बात करते हैं, अगला भेद कौन सा है? 5 हुए। नंबर 6। नंबर 6 की बात करें तो वो है पार्श्विक। पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन की बात करें तो इसमें हवा का प्रमुख वेग अगल बगल, जीभ के अगल बगल से निकल जाता है। इन्हें बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन। जैसे ले, एकमात्र वर्ण है ले, जिसमें जीभ का हवा का प्रमुख वेग होता है, वो जीभ के अगल बगल से निकल जाता है। उन्हें क्या बोलेंगे? पार्श्विक व्यंजन। फिर बात करते हैं प्रकंपित। प्रकंपित व्यंजन। प्रकंपित व्यंजन की बात करते हैं तो प्रकंपित जीभ को उच्चारण से पहले ही 2-3 बार संघर्ष करना पड़ता है, अर्थात जिह्वा कंपन करती है। उन वर्णों को बोलते हैं प्रकंपित वर्ण। जैसे रे। तो रे एकमात्र ऐसा वर्ण है, उन्हें प्रकंपित वर्ण बोलते हैं। इसमें जीभ को 2-3 बार कंपन करना पड़ता है, उच्चारण से पहले ही कंपन करना पड़ता है। और इसका दूसरे नाम की बात करें तो इसे लुंठित वर्ण भी कहते हैं। लुंठित वर्ण। प्रकंपित वर्ण को क्या बोलेंगे? लुंठित वर्ण। फिर है नंबर 8। नंबर 8 की बात करें तो संघर्षहीन वर्ण। संघर्षहीन व्यंजन बोलो या वर्ण बोलो। संघर्षहीन व्यंजन की बात करते हैं तो इसमें जिह्वा को संघर्ष नहीं करना पड़ता, ऐसे वर्णों को बोलते हैं संघर्षहीन वर्ण। और इसमें स्वरों का मिलता जुलता योग होने के कारण इन्हें संघर्षहीन वर्ण भी बोलते हैं और अर्धस्वर भी बोलते हैं। जैसे ये और वे। यह और वे, इसमें नाम क्या है इसका? संघर्षहीन। जिन वर्णों को उच्चारण करते समय संघर्ष नहीं करना पड़ता उन्हें बोलेंगे संघर्षहीन वर्ण। और ये केवल और केवल कितने हैं? 2, यह और वे। इन्हें स्वरों से मिलता जुलता योग होने के कारण और क्या बोलते हैं? संघर्षहीन वर्ण बोलते हैं, सॉरी अर्धस्वर भी बोलते हैं। तो अर्धस्वर भी इन्हें कहते हैं। तो इस प्रकार से व्यंजनों का वर्गीकरण आपका कंप्लीट होता है। किसके आधार पर? जिह्वा व अन्य अवयवों के आधार पर 8 प्रकार आपके कंप्लीट होते हैं। फिर नंबर 2 है प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से है? 2 प्रकार से। फिर नंबर 2 है प्राणवायु के आधार पर। प्राणवायु के आधार पर
व्यंजनों का वर्गीकरण। प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से करते हैं? 2 प्रकार से। एक है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। महाप्राण। अल्प प्राण, अल्प प्राण का अर्थ होता है अल्प यानी थोड़ा और प्राण वायु कम खर्च हो, अर्थात वे वर्ण जिनके उच्चारण में कम मात्रा में प्राण वायु खर्च हो, कम, तो उन्हें क्या बोलेंगे? अल्प प्राण वर्ण। जिनमें बोलते समय वर्णों को प्राणवायु कम खर्च होती है, थोड़ी खर्च होती है या अल्प खर्च होती है, उन्हें बोलेंगे अल्प प्राण वर्ण। और जिन वर्णों को बोलते समय प्राणवायु अधिक लगे उन्हें बोलेंगे महाप्राण। महा का अर्थ होता है बड़ा। तो इस प्रकार से प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। तो प्रत्येक वर्ग का कौन कौन से वर्ण होंगे? पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। लिख लेते हैं उनको। क, ग, ड, च, ज, य, ट, ड, ण, त, द, न, प, फ, ब, भ, म। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, तो वो किस में आएंगे? अल्प प्राण वर्ण में। तो ये कितने हो जाते हैं? प्रत्येक वर्ग के पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, तो इनकी संख्या हो जाती है 15। फिर बात करें, इसी में आते हैं अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से है वो? य, व, र, ल, व। तो 15 और प्लस 4 करेंगे तो ये कितने हो जाते हैं? 19। तो व्यंजनों की बात करें तो अल्प प्राण टोटल कितने होते हैं? 19। लेकिन इसमें स्वरों को भी काउंट कर सकते हैं, तो सभी स्वर भी इसके अंदर रख सकते हो। आपसे क्वेश्चन करे एग्जाम में कि हिंदी वर्णमाला में अल्प प्राण वर्णों की संख्या होती है, तो अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? टोटल 30। और पूछे हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों अल्प प्राण वर्ण होते हैं, व्यंजनों में अल्प प्राण वर्ण होते हैं, तो कितने होंगे वो? 19। तो इस प्रकार से अल्प प्राण कंप्लीट होता है। फिर पढ़ेंगे महाप्राण। जिन वर्णों को बोलते समय प्राणवायु अधिक खर्च होगी उन्हें बोलेंगे महाप्राण वर्ण। जैसे प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, जैसे ख, घ, छ, ज, झ, ठ, ठ, ड, ढ, ण, ठ, ढ, ण, सॉरी ढ। फिर आते हैं थ और द, ध, और ब और भ। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क, तो ख, घ, छ, झ, ठ, ड, थ, ध, ब, भ। तो जिन वर्णों को बोलते समय अपेक्षाकृत अल्प प्राण वर्णों की ज्यादा इसमें समय लगता है। तो इस प्रकार से अल्प प्राण और महाप्राण प्राणवायु के आधार पर आपके कंप्लीट होते हैं। फिर आगे तीसरा भेद की बात करें, तीसरा भेद है स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर
स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण भी कितने प्रकार से करते हैं? 2 प्रकार से। जैसे घोष, घोष घोष को ही बोलते हैं सघोष, और इसका दूसरा भेद है अघोष। घोष का अर्थ होता है, घोष का अर्थ होता है गूंज, नाद और कंपन। तो घोष का अर्थ क्या होगा? गूंज, नाद, कंपन। तो जिन वर्णों को बोलते समय गूंज, नाद, कंपन अधिक होता है उन्हें बोलेंगे घोष वर्ण, और जिन वर्णों को बोलते समय गूंज, नाद, कंपन नहीं होता है उन्हें बोलेंगे अघोष वर्ण। जैसे देखेंगे इनके उदाहरण, जैसे घोष वर्णों की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का कौन कौन से वर्ण आएंगे? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। और अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्णों की बात करें तो ये कितने हैं? 4 अंतस्थ वर्ण। जैसे य, रे, य, व, रे, ल, संस्कृत का लिख दिया, य, रे, ल, व। फिर इसमें भी सभी स्वरों को काउंट कर सकते हैं, सभी स्वर। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण कौन कौन से है वो देखो, गे, घे, ड। फिर है च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण। फिर है, ऊंचा कर लेते थोड़ा सा, ड, ढ, ण। फिर है द, ध, न। फिर है पे, फे, बे, भे, में। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 15। और 4 अंतस्थ वर्ण है तो ये कितने हो जाते हैं? 19। फिर इस प्रकार से इसमें एक और आता है, कौन है को भी इसमें ही शामिल किया है, तो +1 है, तो ये कितने हो जाते हैं? टोटल 20। अगर व्यंजनों की बात करें तो घोष वर्णों की संख्या कितनी होगी? 20। लेकिन इसमें स्वरों को भी काउंट किया है तो स्वर कितने हैं? 11। तो 20 और 11 और जोड़ देते तो वर्णमाला में घोष वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 31। फिर करते बात अघोष वर्णों की। अघोष वर्ण की बात करें तो जिन वर्णों को बोलते समय गूंज, नाद, कंपन नहीं होता है उन्हें बोलेंगे अघोष वर्ण। एक अर्थ होता है नहीं। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, जैसे के, खे, चे, छे, टे, थे, ते, थे, पे, थे। तो इनकी संख्या, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा है, 5 वर्ग होते हैं, तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 10। और इसी में आते हैं से, है। तो अघोष वर्णों की है को तो उसमें शामिल कर लिया, तो ये कितने हो जाएंगे?
घोष वर्ण, अघोष वर्ण टोटल कितने हो जाएंगे 13। तो इस प्रकार से ये अघोष और घोष वर्ण जिनको बोलते समय गूंज नाद कंपन अधिक होता है उन्हें बोलेंगे घोष वर्ण, और जिनमें गूंज नाद कंपन नहीं होता है उन्हें बोलेंगे अघोष वर्ण। तो इस प्रकार से आपका जिह्वा व अन्य अवयवों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कंप्लीट होता है। कल पढ़ेंगे उच्चारण स्थान। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है। थैंक यू दोस्तों।